बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। तो फैज हमीद साहब, उनको जो सजा हो गई है उस सजा पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और एक पूरी तहरीर के जिसमें इमरान खान जीत चुका है। फैज हमीद की सजा से कितना फर्क पड़ेगा और एस्टैब्लिशमेंट का हर हुनर नाकाम क्यों होगा, इस बात का ऐलान है। मैं आपके सामने यह भी रखूंगा। उसके अलावा आईएमएफ की 23 शराइत हुकूमत ने मान ली हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि हुकूमत एक बार फिर एक्स पर, यानी कि पहले ट्विटर था, ट्विटर पर पाबंदी लगाने जा रही है। यह हमारे यहां वीपीएन पे चलता रहा, एक बार फिर वीपीएन पे चलेगा। जाहिर है उसके बाद कोई हल नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का अकाउंट, पीटीआई का अकाउंट और सोशल मीडिया के बच्चे, ये एक अदद मुसीबत है हुकूमत के लिए, सीधी बात है। तो इसलिए ये पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत। हुकूमत का कहना यह कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ताउन कर रहे हैं, एक्स ताउन नहीं कर रहा। यह हुकूमत का मौकिफ है और इसलिए वही कहते हैं कि एक्स आए, पाकिस्तान में दफ्तर खोले, फलस्तीन के मामले पर पोस्ट्स होती हैं, फौरी डिलीट हो जाती हैं, हमसे ताउन नहीं हो रहा। बात यह कि इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट होता है, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स, जिसको हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कहती है, वो 4 मिलियन प्लस व्यूज पे जाता है। उसके कोई आधा लाख के करीब, दोनों अगर आप ट्वीट 1 ट्वीट 2 मिला लें तो कोई आधा लाख के करीब उसके रीट्वीट्स होते हैं। उसको पीटीआई से मिला लें तो जाके तादाद और बढ़ जाती है। और इमरान खान साहब के उस ट्वीट के, इमरान खान के अकाउंट पर 4 मिलियन प्लस व्यूज हैं। उसके बाद आप पीटीआई के अकाउंट से और बाकी अकाउंट से उसको निकाल लें तो आपको अंदाजा होता है कि यह बात भी कोई 7 मिलियन प्लस व्यूज से ऊपर चली गई है। इसलिए हुकूमत इसको बंद करना चाहती है। हुकूमत जो कुछ करती है वो सोशल मीडिया पर उधेड़ दिया जाता है। डीजे एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रगड़ा सोशल मीडिया पर लगा और सोशल मीडिया एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए मुसीबत है। अब उनको बंद करना है। मैं आपके सामने ये जो आईएमएफ की 23 शराइत मानी गई हैं, इसकी कहानी रखता हूं। लेकिन उससे पहले देखिए, हफीजुल्लाह नियाजी साहब इमरान खान साहब के बहनोई भी हैं और इमरान खान के एक बदतरीन नाकिद भी हैं। लेकिन वो गुज़श्ता कुछ अरसे में एस्टैब्लिशमेंट से जो शिकवे हैं वो ऐसे करते हैं जैसे कोई और नहीं करता। उन्होंने लिखा है, फैज हमीद कहानी भयानक अंजाम के आगाज की पहली जर्ब। जनरल फैज हमीद की कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी का ड्रॉप सीन नहीं बल्कि एक भयानक अंजाम का आगाज है। मैंने आपसे यही अर्ज किया था कि अभी इस कहानी में इमरान खान को आना है। कैसे? नियाजी साहब कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का असल हदफ वाजे, बादज ये कि फैज हमीद इमरान खान को घेरना, मुलव्विस करना, इमरान खान से हिसाब किताब चुकाना है, इमरान खान को अंजाम तक पहुंचाना है। फैज हमीद के साथ साथ इमरान खान को बिलाखिर कैपिटल पनिशमेंट के दहाने तक पहुंचाना है। कैपिटल पनिशमेंट के दहाने तक पहुंचाना है। फैज हमीद मुहासबे का सफर अभी शुरू हुआ चाहता है। आगे आगे देखिए कौन कौन लपेट में आता है। बददयानती की इंतहा यह है कि इस पूरे खेल के मरकजी किरदार, गुरु, सर्कस के रिंग मास्टर जनरल बाजवा का नाम आज भी कोई जबान पर लाने को तैयार नहीं। फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सजा के फैसले पर कोई हैरत नहीं हुई। अंजाम पहले से दीवार पर लिखा है। वो परेशान कुन आसान खता करने वाला है। ये इमरान खान के बहनोई कह रहे हैं, परेशान कुन आसान खता करने वाला है। हैरत इतनी कि यह फैसला इतनी ताखीर से क्यों आया। मिलिट्री ट्रायल्स का तरीकाकार सब जानते हैं, जब चाहे तो फैसला चंद दिनों में हो जाते हैं। फैसला देर आयद इसलिए कि इमरान खान को मोहलत दी गई कि एस्टैब्लिशमेंट की मुफाहिमती विश लिस्ट पूरी कर सके और कुछ नरमी का हकदार बने। 14 साल सजा को इमरान खान का हौसला या अज़्म या इस्तेहकाम को तोड़ने के लिए, मुतजलजल रखने के लिए सुनाई गई है। सजा इमरान खान को झुकाने के लिए सुनाई गई है, ये नियाजी साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं, बफर्ज महाल अगर इमरान खान पहले ही सरबा कफन अपनी जान हथेली पर रखकर एस्टैब्लिशमेंट को ललकारने पर तुल चुका है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का हर हुनर शायद बेकार जाएगा। इमरान खान ये जंग इसलिए जीत चुका
کہ اس کے مرنے پر بھی چین نہ آیا تو پھر گرو لوگ کدھر جائیں گے؟ فیض حمید کیس ایک لٹکتی تلوار تاکہ عمران خان دباؤ میں جھکے۔ کیا عمران خان دباؤ میں آئے یا مخالفین دباؤ میں غصے اور فرسٹریشن کی حالت میں ہیں؟ ایک لیفٹیننٹ جنرل کا لائیو 1.5 گھنٹہ بے قابو غصہ، ڈی جے ایس پی آر صاحب کی بات ہو رہی ہے، عمران خان پر لائیو غیظ و غضب۔ در حقیقت عمران خان کی جیت ہے کہ فاسٹ بولر نے اپنے سامنے کھڑے بلے باز کو برا بھلا کہہ کر اس سے وہ حرکات کروا ڈالی جس سے فوج کی تاریخ ناواقف ہے۔ آج کی 14 سالہ سزا والا حربہ بھی عمران خان پر ناکام ہوا تو اسٹیبلشمنٹ نے یقینی طور پر اپنا توازن کھونا ہے اور عمران کو غصے میں لٹکانے کا سوچنا ہے، اور یقیناً لٹکانا مشکل رہنا ہے۔ نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے، اور بفرض محال اگر طیش میں خدا یاد نہ رہا تو بھی عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب کہ عمران خان کا خیال ہوگا کہ مجھے مارنے والے میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی عمران کی قربانی کا فیصلہ کیا تو دو دھاری تلوار قربان کرنے والے بھی بھینٹ چڑھیں گے۔ فیض حمید کی آج کی سزا نے ملک اور قوم اور اداروں، حکومت سمیت سب کو بندگلی میں دھکیل دیا۔ ملک بھی، قوم بھی، ادارہ بھی، سب بندگلی میں جا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب تو پہلے ہی ہیں۔ فیض حمید کیس پارٹ 2 کتاب جب کھلے گی، کیس آگے بڑھے گا تو کئی نئے رازوں سے پردہ اٹھے گا۔ داستان امیر حمزہ جب کھلے گی تو ریاست کو ہلا کر رکھ دے گی۔ پارٹ 2 میں سنگین واقعات پر فرد جرم جب سامنے آئے گی تو ریاست کو ہلا کر رکھ دینا ہے۔ ان میں سب سے اہم واقعات چشم کشا وارداتیں، قتل و غارت، نومبر 2022 میں جی ایچ کیو راولپنڈی مارچ کے پیچھے کس کا ہاتھ اور کیا محرکات، یہ سب کچھ تب ہوا جب فیض حمید حاضر سروس تھے اور مجرمانہ وارداتیں ڈال رہے تھے۔ ریاستی ادارے پر چڑھائی کے لیے عمران خان سے بڑے جلسے اور ریلیاں نکلوانا، ارشد شریف کا ہولناک قتل، وزیر آباد میں فائرنگ اور عمران خان سمیت متعدد افراد کو زخمی کرنا، تحریک انصاف کو مسلسل اشتعال میں رکھ کر ادارے کے خلاف استعمال کرنا، ملک میں انتشار پیدا کرنا تاکہ اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تقرری کرائی جا سکے، سب واقعات ایک مربوط اسکرپٹ کے اجزاء تھے۔ میں نیازی صاحب سے یہاں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ سب واقعات ایک مربوط اسکرپٹ کے اجزاء تھے اور جنرل فیض اکیلا نہیں تھا، ادارے کے اندر کا ایک مافیا تھا، واقعات حادثاتی نہیں بلکہ ایک گھناؤنے منصوبے کا حصہ تھے۔ فیض حمید ایک بزدل جرنیل تھے، اس کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ عاصم منیر کا جب چیف بننا طے دیکھا تو دم دبا کر جنرل باجوہ سے ریٹائرمنٹ کے پروانے پر دستخط کروا لیا تاکہ کورٹ مارشل سے بچ سکے۔ انہیں علم تھا کہ وردی میں رہ کر جو کچھ کیا اس کا حساب انہیں ایک دن اسی ادارے کے سامنے دینا تھا۔ جنرل باجوہ سے خصوصی قربت انہیں اس وقت تحفظ مل بھی گیا۔ ماننے میں آر نہیں کہ دسمبر 2022 سے گرفتاری تک فیض حمید پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنے ادارے کے خلاف اگر ساز باز اور سازشیں کرتا رہا تو 100% یقین پلانٹڈ اور کسی سکرپٹ کے تحت تھے۔ ناممکن کہ وہ ایک ڈرپوک آدمی جس نے 36-37 سال فوج کی نوکری کی ہو، وہ جرت تو کیا سوچ بھی نہیں سکتا، شاید اپنی جان بچانے کی آخری کوشش میں ہر کام کرنے پر مجبور تھا۔ آج فیض حمید اپنے ادارے، ملک، قوم، حکومت سب ہمہ یاراں دوزخ تباہی کے دہانے پر ہی نہیں، اس میں دھکیل چکا ہے۔ ننگے وطن، ننگے قوم، ننگے ادارہ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو ساتھ لے کر ڈوب چکے ہیں۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے لکھا، ان کا کالم ہے، ٹویٹر پہ آ گیا ہے اور اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھیے۔ ان کے ساتھ آپ دیکھیے اعزاز سید صاحب کو، ابصار عالم صاحب کو ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر کس کی نوکری گئی، کس صحافی کو نکلوایا، فیض حمید نے کیا کیا، میڈیا کے مالکان کے ذریعے کیا کروایا گیا، یہ تمام کہانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ کیا کسی نے اس بارے میں بات کی ہے کہ حبیب اکرم، سمینہ پاشا، اکبر باجوہ، پھر شاکر اعوان، عظمیٰ نعمان اور ایک لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، عارف حمید بھٹی، صحافیوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، یہ تو نوکری سے جانے والے ہیں۔ عمران ریاض خان، شاکر اعوان، زعیم لغاری، یہ دیگر صحافی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس تمام لسٹ کو بھی چھوڑ دیجئے، میں تو کہہ رہا ہوں عمران ریاض خان کو بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ عمران ریاض خان کا معاملہ نوکری جانے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ وہ جو 4.5 مہینے غائب رہے، اس کا حساب اس ملک میں کون کس سے مانگ سکتا ہے؟ کیا کوئی عدالت مانگ سکتی ہے اس کا حساب؟
तो ये तमाम बातें भी आप एक तरफ छोड़ दीजिए, बात कीजिए, मुझे और आपको बात करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि बात करनी चाहिए समीना पाशा साहिबा को, उनके साथ इमरान रियाज खान साहब को, बाकी तमाम दोस्तों को जो कर रहे हैं। ये बात करें मारिया मेमन साहिबा, मोहम्मद मालिक साहब, ये बात करें अशफाक इसहाक सत्ती साहब, वसीम बादामी साहब, ये बात करें खावर घुमन साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये बात करें अनीका निस्सार साहिबा, हसन अयूब भी ये बात कर ली। मैं तो कह रहा हूं हसन अयूब भी ये बात कर ली। कहां है काशिफ अब्बासी? काशिफ अब्बासी साहब कहां हैं? पाकिस्तान के टॉप 3 एंकर्स 8 बजे की स्लॉट में मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर 1 पे रहने वाला शो कहां है? उनका शो अब तकरीबन साल हो रहा है कि अशफाक इसहाक सत्ती कर रहे हैं। कहां है काशिफ अब्बासी साहब? क्या उन्हें एयरवाई ने फारिग कर दिया? नहीं। अब मेरी मालूमात तो यह है कि काशिफ अब्बासी साहब को अब तक उनकी नौकरी पर रखा हुआ एयरवाई ने, तनख्वाह मिल रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, शो हो रहा है, काशिफ अब्बासी साहब नहीं है। और अब तो बल्कि एक अरसा हो गया, उनके शो की जो टेम्पलेट थी उस पर शुरू में काशिफ अब्बासी थे, फिर हटा दिए गए, फिर सोशल मीडिया से जो चीजें थी वो भी हटा दी गई, और अब वहां पर भी अशफाक इसहाक सत्ती मौजूद हैं। अब वही शो मुसलसल कर रहे हैं, और 8 बजे का एआरवाई का जो शो है वो शो कहां पहुंच चुका है? वो शो जो हामिद मीर साहब के शो के साथ काशिफ अब्बासी साहब का शो था, और उसके साथ साथ कोई बहुत कम होता था कि एक आध शो कंप्लीट करे, नदीम मलिक साहब का शो करता था, ये 3 शो। अब एआरवाई का शो शायद जा चुका है 8वें 90 नंबर पर, लेकिन पाकिस्तान के टॉप 2 चैनल्स में मौजूद, अक्सर व बेशतर नंबर 1 चैनल पर होता है एआरवाई, कभी जियो होता है, कभी एआरवाई होता है। उनको भी प्रॉब्लम नहीं है कि क्या हो रहा है, और उनका शो चल रहा है 8 बजे का, लेकिन ये चलेगा ऐसे ही ना, इसी तरह से चल रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अफसार आलम साहब को देख लें, एजाज सैयद साहब को देख लें, बाकी चीजों को देख लें, हफीजुल्लाह न्याजी साहब का ये कॉलम देख लें, कॉलम का आखिरी हिस्सा देख लें, तो आपको क्या पता चलता है आज फैज हमीद साहब के बारे में। उनके उस दौर की तमाम कहानियां जो उस वक्त बहुत थोड़ी आई थी, आज तमाम की तमाम आ रही हैं। आज फैज हमीद साहब गिरफ्तार हैं, रिटायर्ड जर्नैल हैं, और उनके खिलाफ फैसला आ चुका है। ये तमाम कहानियां आज आ रही हैं हमारे सामने। तो ये तमाम सहाफी ये तमाम कहानियां पहले जानते थे? नहीं आई पहले, तो ये आज आ रही हैं। इससे आगे हमारे सामने वक्त गुजरेगा, चीजें बदलेंगी, चीजें होंगी, और हमारे सामने मजीद कहानियां होंगी। पहले भी हुआ है, यही सब कुछ पहले भी हुआ है, फैज हमीद से पहले हुआ है, पाशा के साथ हुआ है, पाशा से पहले हुआ है, और उससे पहले भी हुआ है। जिन्होंने आईएसआई से पैसे लिए, सियासत में अपना किरदार निभाया, चीजें की, वो सब भी हमारे सामने ही है ना, ये सब भी हमारे सामने है। ये कहानियां भी आगे जाकर हमारे सामने आएंगी, और तमाम की तमाम चीजें आएंगी। बात यह है कि वक्त की तारीख की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसे दफनाया नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता। दफनाए गए में से कोई अपने मतलब की चीज निकाल लेगा, कोई अपने मतलब की चीज निकाल लेगा, लेकिन जो दफनाया गया है वो सब का सब सामने आएगा, और उसका जो सबसे नुमाया हिस्सा है वो ऐसे ऐसे करके लोगों के सामने आ जाएगा। दिस हैज टू हैपन। ये इसी तरह से होता आया है, इसी तरह से होना है, इसी तरह से होगा। आखिर में मैं आपके सामने रखूं, असद उमर साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी एक चीज बताई कि बहुत अच्छा है जो आईएमएफ ने किया है। आईएमएफ की 11 शराइतें जो हुकूमत ने मान ली हैं, ये कुल 23 शराइतें, लेकिन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी है सिविल सर्वेंट्स की, इसमें जजेस और फौजी जर्नल नहीं है। स्ट्रॉन्गर एंटी करप्शन मेजर्स के लिए आईएमएफ ने कहा है। ये जो शुगर इंडस्ट्री का एलीट कैप्चर है, इसके खात्मे के लिए कहा है। और असद उमर साहब को मैं देख रहा था, या दीगर ऐसे लोग जो इकोनॉमी को जानते हैं, वो कहते हैं कि ये सारी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, आईएमएफ की डिमांड मान ली जाएं तो चीजें ठीक हो सकती हैं। ये बहुत पहले मान ली जानी चाहिए थी, और हमारे यहां एक काम हो रहा है। ये हुकूमत जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पर कर्जे लेकर रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पिछली तमाम हुकूमतों का, और जिस तरह से पंजाब
चौधरी परवेज इलाही के दिनों में सरप्लस सूबा था, फिर वो सरप्लस सूबा शहबाज शरीफ के दिनों में डेफिसिट में चला गया, उस्मान बुजदार के दिनों में डेफिसिट में रहा, अब वो डेफिसिट जो है वो कई गुना बढ़ चुका, मरियम नवाज शरीफ के दिनों में कई गुना बढ़ चुका। और जिस तरह से ये जो डेवलपमेंट पे बात हो रही ना कि डेवलपमेंट पे खर्चा हो रहा है, कभी कोई कहानी आपके सामने आएगी, मैं कह रहा हूं ना, तारीख नहीं दब सकती। और ये जो मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया का इस्तेमाल किया है, सहाफियों का इस्तेमाल किया है, और जिस तरह से कानून बना दिया है कि कोई नहीं पूछेगा कि कितने पैसे इश्तिहारात पे खर्च हुए, ये कहानियां छुपेंगी तो नहीं, ये रिकॉर्ड तो रहेगा, आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। ये लोग जो आज इस सिलसिले में काम कर रहे हैं कभी ना कभी बोलेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना खौफनाक ये तमाम का तमाम काम हुआ है और किस तरह से ये सब कुछ अंजाम दिया गया है। और IMF इस सिलसिले में भी मना कर रहा है कि ये जो तरक्कियाती अखराजात और ये जो खर्चे हैं इनको कंट्रोल करें, लेकिन जो कर रहे हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।